तो हेलो डॉक्टर्स, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोग का बायोलॉजी भी चल रहा है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन अंग, ठीक है ना। आज के पिछले क्लास में हम लोगों ने नर जनन अंग पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और जनन भी पढ़ा। पिछले क्लास में हम लोग समझे कि नर जनन अंग में क्या होता है, कैसे होता है, सारे चीज़ को समझ लिए। और आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं मादा जनन अंग। ये मादा जनन अंग क्या होता है, कैसे प्रक्रियाएं होती है, एक एक चीज़ बिल्कुल इजीली तरीक़ा से समझेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और चलिए आइए अब हम लोग समझते हैं, शुरू करते हैं कि मादा जनन अंग होता क्या है। देखिए, जैसे कि बताए थे कि जनन अंग मनुष्य के एक लैंगिक जीव है, एक कोशिकीय जीव है, एक लैंगिक जीव है, मतलब एक लैंगिक जीव है, एक कोशिकीय नहीं, एक लैंगिक, ठीक है। मनुष्य क्या है, एक लैंगिक जीव है। और एक लैंगिक जीव में एक लिंग यानी पुरुष का अलग लिंग और स्त्री का अलग लिंग, जो पुरुष और स्त्री का महत्वपूर्ण पहचान होता है और इसी के माध्यम से नर और मादा की पहचान की जाती है। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि नर जनन अंग क्या होता है, नर जनन अंग में कैसे कैसे क्रियाएं होती है, कैसे शुक्राणु बनते हैं, अस्वंश कैसे बनती है, ठीक है, जनन के योग्य अस्वंश कैसे तैयार होता है। जनन की प्रक्रियाएं स्त्री जनन अंग में यानी मादा जनन अंग के अंदर पूरी होती है। यानी मादा जनन अंग में जनन की प्रक्रियाएं पूरी होती है और शिशु का निर्माण होता है, बच्चा का निर्माण होता है। तो आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कि कैसे ये प्रक्रियाएं होती है, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मादा जनन अंग कौन कौन से होते हैं। तो मादा जनन अंग के लिए सबसे पहले अंडाशय जरूरी है। दूसरा फिलोपियन ट्यूब, ये आपका फिलोपियन ट्यूब हो गया, FT हो गया, ठीक है। तीसरा गर्भाशय यूट्रस जरूरी है, जिसमें बच्चा का पालन पोषण होता है। योनि जरूरी है, योनि के माध्यम से क्या होता है कि श्वास अंदर पहुंचता है, ये इससे हम अभी डिटेल्स में समझेंगे। भाग, ये आपका जो है जनन अंग है, मादा जनन अंग है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये जनन अंग है, कैसे काम करता है, क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि जनन कैसे होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला आता है हम लोग का टॉपिक अंडाशय। ये अंडाशय क्या होता है, तो देखिए अंडाशय की संख्या 2 होती है, यानी एक साइड इधर एक साइड इधर। जबकि आपको बताए थे नर में, ये दोनों में अंत में चलकर हम एक एक फिगर बनाकर दोनों में कंप्रोमाइज बता देंगे कि कौन कौन से भाग किस में होते हैं, किस में नहीं होते हैं। अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो अंडाशय है इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अंडाशय उदर गुहा के नीचे, ध्यान दीजिएगा, उदर गुहा के नीचे श्रेणी गुहा में पाया जाता है अंडाशय। यानी कि औरत के या मादा के कमर के पास में ये दोनों होता है, कमर के पास में अंडाशय बनता है, ओवरी बनता है, ठीक है ना। और प्रत्येक अंडाशय पेरिटोनियम, याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अंडाशय जो है, देखिए ये आपका अंडाशय है, ये जो हम रेड कलर से बनाए हैं ये आपका क्या है, अंडाशय है। ये अंडाशय पेरिटोनियम, कौन सा, पेरिटोनियम नामक एक झिल्ली से, पतली झिल्ली से उदर गुहा के दीवार से जुड़ी रहती है। यहाँ पर ये रेड कलर से जो हम बनाए हैं ना, ये आपका एक पतली से झिल्ली है जो उसे मतलब क्या सुरक्षा प्रदान करती है। और इसके अंदर हम पहुँचते चले जाएंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर कौन कौन सी रचनाएं होती है, ठीक है ना। ये पेरिटोनियम नामक झिल्ली से मतलब उसकी दीवार से जुड़ी हुई रहती है, जो नीचे से हम बनाए यहाँ पर रेड कलर से, ठीक है। अंडाशय ट्यूनिका एल्वोजिनिया, ठीक है ना, याद रखिएगा, ट्यूनिका एल्वोजिनिया से ढका हुआ रहता है। जो अंडाशय है वह ट्यूनिका एल्वोजिनिया से ढका हुआ रहता है, ठीक है ना, उससे ढका हुआ रहता है। मतलब क्या, पहले झिल्ली और ऊपर क्या इसका आवरण होगा ट्यूनिका एल्वोजिनिया, ट्यूनिका एवुजिलिया से ढका हुआ रहता है, उसका ऊपर का आवरण हो गया। और इसके नीचे जनन एपिथेलियम होता है। देखिए ये वाला हो गया आपका पेरिटोनियम, ये हो गया आपका कौन सा, ये ट्यूनिका एवुजिलियम ऊपर का हो गया ये। और इसके नीचे होता है कौन सा, तो इसके नीचे होता है जनन एपिथेलियम। और इसी जनन एपिथेलियम में ओवम पाया जाता है। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हो गया अंडाशय का झिल्ली पेरिटोनियम, ठीक है ना। अब पेरिटोनियम के ऊपर अंदर क्या पाया जाता है, पेरिटोनियम के अंदर ट्यूनिका एल्वोजिनिया, ठीक है ना, एल्वोजिनिया। और इसके नीचे जाएंगे तब मिलेगा हमें जानन एपिथेलियम।
और इसमें जनन एपिथेलियम आपका होता है ओवम, इसमें आपका ओवम बनता है, ओवम का निर्माण होता है। यानी कि स्त्रियों में जो अंडाशय ओवम बनने की प्रक्रिया ये इतने अंदर होती है, तब जाकर वह सेव रहता है, सेप्टी में रहता है। पेरिटोनियम नामक झिल्ली, उसके नीचे ट्यूनिका एवोजिनिया और उसके नीचे जनन एपिथेलियम पाया जाता है और उसमें आपका ओवम बनता है। तो इस तरह आप लिख लीजिएगा तो थोड़ा याद रखने में सहूलियत होगी, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं, तो जब यहाँ पर ओवरी में ओवम बना, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, क्या ये दोनों अंडाशय एक साथ ओवम बनाते हैं? नहीं, इसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। अभी के लिए बस यहाँ पर हम समझे, इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि ये मतलब होता क्या है और कैसे ओवम का निर्माण होता है। ओवम क्या है? तो ओवम एक जैसे स्पर्म्स हम लोग पढ़े, शुक्राणु पढ़े, उधर ओवम जो है शुक्राणु से मिलकर जनन प्रक्रिया में भाग लेता है, वो ओवम कहलाता है। तो ओवम को अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर बस इसका इंट्रोडक्शन करा है कि अंडाशय क्या होता है। अंडाशय दो पाए जाते हैं स्त्रियों में, और दोनों अंडाशय कहाँ होता है? तब ये अंडाशय पेरिटोनियम नामक एक पतली सी झिल्ली होती है, उससे इसके दीवार से जुड़ा हुआ रहता है। और इसके अंदर क्या पाया? ट्यूनिका एवोजिनिया पाया जाता है। ट्यूनिका एवोजिनिया के अंदर में जनन एपिथेलियम होता है, उसके अंदर में ये जनन एपिथेलियम में ओवम का निर्माण होता है। जैसे कि आपको बताए थे पुरुष में क्या होता है कि आप वृषण कोशिका के अंदर वृषण कोशिका नालिकाएं पाई जाती है, उसी नालिकाएं में शुक्राणुओं का जन्म होता है। तो उसी तरह स्त्रियों में जनन एपिथेलियम में ओवम का जन्म होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि ओवम की उत्पत्ति कौन सी रचना में होती है? तो जनन एपिथेलियम, याद रखिएगा जनन एपिथेलियम में ओवम क्या जनन होता है। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे हम लोग बात करते हैं फिलोपियन ट्यूब। देखिए फिलोपियन ट्यूब क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो हम बनाए हुए हैं ना यहाँ से, ये फिलोपियन ट्यूब है, ये आपका फिलोपियन ट्यूब है। ये क्या होता है ना, पतली सी नालिका की तरह होती है, नल की तरह, मतलब इसमें नफ्स नहीं कहेंगे, ये थोड़ा सा नफ्स से मोटा होता है, नालिका की तरह होता है। और इसमें आपका ओवम आकर यहाँ पर रुका रहता है, ओवम आकर यहाँ पर रुका रहता है। ओवम क्यों रुका रहता है? तो ओवम निषेचन के लिए यहाँ पर आकर इस तरह रुका रहता है। बहुत सारे ओवम यहाँ पर इस तरह रुके रहेंगे, ठीक है ना, निषेचन करने के लिए, ठीक है। निषेचन करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ओवम आकर रुके रहेंगे। और जब शुक्राणु यानी स्पर्म्स जाएगा तो स्पर्म्स इनके साथ फर्टिलाइजेशन की क्रिया करके क्या बना देगा? जनन यानी कि शिशु का निर्माण करेगा, या जाइगोट का निर्माण, युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करेगा, ठीक है ना। तो फिलोपियन ट्यूब क्या है? इसकी संख्या भी दो होती है भाई, दो अंडाशय है तो दो फिलोपियन ट्यूब, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों तरफ हो गया, दो फिलोपियन ट्यूब बन गया, ठीक है ना। और ये कहाँ खुलता है? तो अंडाशय के ऊपरी दीवार में होता है, अंडाशय के ऊपरी दीवार में। इसका आगे का मुख जो मुख है वह कीप के समान होता है, इस तरह फैला हुआ कीप की तरह हो जाएगा, ठीक है ना। माने क्या? कीप के समान इसका मुंह खुला हुआ रहता है। कौन सा? फिलोपियन ट्यूब का, ठीक है, समझ में आ गया। ये अंडाणुओं को रोके रहता है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, इस सिलिया होती है, इस तरह की माने छोटे छोटे सिलिया के जैसे में कहा जाए, दाने के जैसा होता है ना, जीभ हमारा होता है उसी टाइप का इसमें जो है सिलिया लगा रहता है इस तरह। इस सिलिया क्या करता है कि जो अंडाणु निकलते हैं उन अंडाणु को नीचे से पूरा यहाँ से पूरा लगा रहता है, ठीक है ना। इस तरह पूरा नहीं हम बना सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे सिलिया लगा रहता है। जब यहाँ पर ओवम बनते हैं तो उन ओवम को ये आगे की तरफ ढकेलने में मदद करता है, आगे की तरफ ढकेल कर ले जाता है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे सिलिया लगी रहती है, याद रखिएगा, ठीक है। ओवम के इसके काम क्या है? ओवम को यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया कराकर गर्भ में पहुँचा देना, ठीक है ना। यहाँ पर समझ में आ गया, ये क्या करता है कि ओवम को फर्टिलाइजेशन की क्रिया कराकर उसे गर्भ में पहुँचाता है। आगे चलते अब समझ लें गर्भ क्या है। तो देखिए गर्भ एक मोटी दीवार की बनी हुई रचना, तीन कोण रचना है। यानी यहाँ पर गर्भ इस तरह के बनेगी, ठीक है। यहाँ पर इस तरह की दीवार ये आपका गर्भ कहलाएगी। यहाँ पर हम इसे गोल बना देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको अभी गोल बनाते हैं। थोड़ा सा ये तीन कोण सी रचना है, यहाँ पर जितना जगह बचा है ना, यहाँ तीन कोण जैसा जगह बचा है, तो तीन कोण सी रचना होती है। यूट्रस कहलाता है, यानी गर्भाशय कहलाता है, गर्भाशय, ठीक है ना। गर्भाशय में ही बच्चे का पालन पोषण होता है। गर्भाशय में ही बच्चे का जो चाहिए उसको भरपूर एनर्जी जब कहाँ मिलता है? गर्भाशय के अंदर ही मिलता है। गर्भाशय के अंदर ही उसका पालन पोषण रहता है। बच्चे का जो नाभि होता है, नाभि के माध्यम से जुड़ा होता है, यानी कि माँ के भोजन के बच्चे का भोजन नाभि के माध्यम से, नफ्स के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है ना। आगे समझ में, गर्भाशय जो है अंदर तीन कोण सी रचना होती है गर्भाशय। ये क्या होता है? मूत्राशय के नीचे ऊपर ये भाग वाला जो बना है ना, ये मूत्राशय है। और
मूत्राशय के नीचे ये मूत्राशय और मलाशय, मूत्राशय और मलाशय यानी कि रेक्टम, मूत्राशय और रेक्टम आपको पीछे पढ़ाए थे, मूत्राशय और मलाशय यानी दोनों के बीचों बीच स्थित होता है। कौन? ये गर्भाशय दोनों के बीचों बीच स्थित होता है और बीच में श्रेणी गुहा में स्थित रहता है और इसी में बच्चे का पालन पोषण होता है। ठीक है ना, मैंने बच्चा यानी भ्रूण, ये युग्मन जाइगोट, जाइगोट इसमें आता है, जाइगोट का पालन पोषण होकर भ्रूण का निर्माण करता है। इसकी दीवार मोटी होती है ताकि दीवार, चूंकि बच्चों को गर्भाशय में बच्चा रहेगा तो इसकी दीवार होती है जो मोटी होती है, मोटी होने के कारण इसके अंदर बच्चा आसानी से रह जाता है और ये जनन के बाद में और भी मोटी होती चली जाती है। ठीक है ना, शुरुआत में बात किया जाए तो इसकी लंबाई, ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर होती है। यानी नॉर्मल स्त्री में, बिना प्रेगनेंसी के स्त्री में यूट्रस कितना बड़ा होता है? 7 से 8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, माने जो औरत या स्त्री जो प्रेगनेंसी नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है, उसके अंदर ये 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा रहेगा। ठीक है, और प्रेगनेंसी के बाद यानी कि लगभग 8वें महीने जात 8वें महीने में ये 18 से 20 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। अभी ये तिनकोण सी रचना रहेगी, यानी नॉर्मल अवस्था में, नॉर्मल वे में क्या रहेगा? ये 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा रहेगा और ये तिनकोण सी रचना होगी, तिनकोण सी रचना। लेकिन जब इसमें बच्चा आएगा और 8वें महीने, यानी बच्चे के लिए 9 महीने होता है। ठीक है ना, लड़का रहेगा तो 9 महीने, लड़की रहेगा तो 9 महीने 10 दिन अधिक लगता है, 10 दिन या 5 दिन अधिक लग जाता है। क्यों? तो लड़कियों के शरीर में कुछ और भी लड़कों से ज़्यादा मतलब ग्रंथियाँ होती है, लड़कों से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, थैलियाँ होती है, तो उसके निर्माण में तो 10 दिन 15 दिन अधिक समय लग जाता है लड़कों के अपेक्षा में। ठीक है, तो 8वें महीने में जात इसकी रचना कैसी हो जाती है? 8वें महीने में जात ये 1820 सेंटीमीटर हो जाता है, बड़ा हो जाता है फैलकर, और फैलकर बड़ा होकर इसकी रचना अंडा आकार की हो जाती है, यानी गोल हो जाती है, अंडा आकार की। ठीक है ना, और इसी अवस्था में आप लोग देखे होंगे कि इसी अवस्था में जो प्रेग्नेंस औरत होती है उनके जो पेट होता है निकल जाता है बाहर। किस अवस्था में? तो जब वो 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा होगा तब वो अंडा के आकार के होता है, तो इसलिए बाहर दिखने लगता है, यानी बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया ये? यानी 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी कब? जब प्रेगनेंसी नहीं होगी तब, नॉर्मल अवस्था में। और ये कैसे? तिनकोण सी रचना। और जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो 18 से 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसी रचना हो जाएगी? तो ये गोल अंडाकार रचना हो जाएगी, क्योंकि इसमें बच्चा का पालन पोषण शुरू में बच्चा आ जाएगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया? और एक समझ लेते हैं इसको, ये थैली जो है इसका, ये तो पहले से रहता है, लेकिन इसमें विकास कब होता है? तो किशोरावस्था के बाद इस थैली में विकास शुरू होता है। यानी हम बात करें तो गर्भाशय में विकास कब होता है? तो गर्भाशय में विकास किशोरावस्था के बाद शुरू होता है। यानी किशोरावस्था के बाद, यानी जब शरीर में नए नए हार्मोन्स बनने लगेंगे, शरीर के अंदर में हार्मोन्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो उस अवस्था में इसमें विकास शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए इसमें भी बहुत सारे हार्मोन्स निकलता है, 3 हार्मोन्स निकलते हैं, इसे हम आगे अभी चर्चा करेंगे क्लास में। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक यूट्रस समझ में आ गया? हम लोग अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक पढ़े हम लोग अंडाशय। अंडाशय क्या होता है? तो अंडाशय जो ओवम बनाता है, और यहाँ से अंडाशय कहाँ रहता है? तो हम कहेंगे अंडाशय कहाँ पर? तो ओवरी में। ठीक है ना, अंडाणु कहाँ बनेगा? तो अंडाशय के अंदर अंडाणु बनता है, अंडाशय के अंदर अंडाणु बनता है। ठीक है ना, अब अंडाशय है क्या? तो कहेंगे अंडाशय एक पेरिटोनियम नामक पतली सी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, और यह इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो ट्यूनिका एलुविजिनिया, ठीक है, पाया जाता है। और इसके अंदर जनन एपिथेलियम होता है, जनन एपिथेलियम में ओवम का निर्माण होता है, ओवम बनता है, और यहाँ से ओवम निकलकर ये आगे फिलोपियम ट्यूब में आकर रुका रहता है, और यहाँ पर शुक्राणु के साथ में फर्टिलाइजेशन की क्रिया, निषेचन की क्रिया होता है, और उसके बाद में वो युग्मनज जाइगोट बनाता है। वो जाइगोट यूट्रस में जाकर उसका पालन पोषण होता है, वह शिशु बन के, बच्चा बन के बाहर वापस समय के अनुसार निकलता है। ठीक है ना, और गर्भाशय, उसके बाद फिलोपियन ट्यूब हम बड़े। फिलोपियन ट्यूब क्या है? तो फिलोपियन ट्यूब जो है एक प्रकार की नालिका है, नाली की जैसे इसकी रचना होती है, आगे की तरफ एक कीप के द्वारा कीप जैसा खुला हुआ रहता है, और इसके अंदर ओवम रुका रहता है। इसमें सिलिया पाई जाती है जो ओवम को आगे ढकेलने में मदद करती है, और इसके अलावा इसका दीवार जो है मंसन और संकुचनशील होता है। ठीक है ना, मंसन और संकुचनशील होता है इसके दीवार, और ये ओवम को रोक कर रखता है कुछ समय तक, क्योंकि यहाँ पर जब तक फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी लगभग 14 दिन तक ओवम को अपने अंदर में रख सकता है। ठीक है ना, उसके बाद ओवम खराब होने लगते हैं, उसके बाद फिर वापस बाहर निकले। इसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाले टॉपिक में भी कुछ देर बाद समझेंगे। ठीक है ना, आगे समझ में। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, तो आगे समझते हैं।
आगे क्या होता है कि जो गर्भाशय है, गर्भाशय की दीवार आगे जाकर योनि में खुलता है। योनि बता देते हैं। देखिए योनि क्या होता है, योनि की लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। 10 भी कहीं कहीं लिखा रहता है। 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है योनि। योनि की लंबाई कितनी होती है? 7 से 8 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा योनि कहलाएगा। योनि यानी इसे हम विजाइना भी कहते हैं, याद रखिएगा, विजाइना, विजाइना भी कहते हैं। ये 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसकी दीवार जो होती है मंसल तंतुमय रचना होती है, यानी कहा जाए तो रबड़ की जैसी रचना होती है। इसके अंदर फैलने का गुण पाता है या फैल सकता है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, योनि क्या है, 7 से 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और ये तंतुमय ऊतक से बना होता है जिसके अंदर फैलने का गुण पाया जाता है। यह फैल सकता है, ठीक है ना, यह फैल सकता है। यानी कि जब कहा जाए तो जब सेक्सुअल रिलेशन बनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब सेक्सुअल रिलेशन बनाया जाता है तो उस समय यह फैलकर बड़ी हो जाती है। या कहा जाए तो बच्चे का जनन होता है तो बच्चे का जनन के समय यह फैलकर बड़ी हो जाती है, ठीक है ना, जिससे आसानी से जनन हो सके। तो यह तंतुमय रचना होती है और यह रबड़ की जैसी रचना होती है। यह जो गर्भाशय की दीवार है, गर्भाशय की दीवार ये आकर कहाँ खुलती है? तो ये आकर खुलती है योनि में। योनि यानी विजाइना में खुलती है। विजाइना में आगे की तरफ यह बढ़ती जाती है। विजाइना एक तंतुमय रचना है, ये रबड़ की जैसे फैलती है और यहाँ से ये आगे चलकर विजाइना आगे चलकर कहाँ खुलता है? तो विजाइना आगे चलकर वल्वा में खुलता है। यानी विजाइना के मुख्य द्वार को क्या कहते हैं? वल्वा कहते हैं, वल्वा। विजाइना के मुख्य द्वार को वल्वा या भाग कहा जाता है, ठीक है ना, भाग, भाग। विजाइना के मुख्य द्वार को ये क्या कहता है? विजाइना या वाल्व कहा जाता है। विजाइना या वाल्व हमेशा सिकुड़ी हुई रचना रहती है। यह सिकुड़ी हुई रचना रहती है जो क्या करती है? ये योनि की दीवार यानी कि विजाइना के दीवार को बंद करती है, ठीक है ना, विजाइना को दीवार को बंद करती है। ये बंद करने का काम करती है कि इसमें विजाइना में अतिरिक्त समय में कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई मतलब वायरस या बैक्टीरिया अंदर ना पहुंच पाए, इसलिए द्वार को क्या कर देती है? वल्वा जो है बंद करके रखता है, ठीक है ना। यह कब खुलती है? तो यह मूत्र विसर्जन और स्पर्म्स के अंदर लेने या बच्चा जनन की प्रक्रिया के समय यह खुलती है। यही खुलकर उसमें से बच्चा जनन की प्रक्रिया, मूत्र विसर्जन, ये सब क्रिया होती रहती है। कब? वल्वा या भाग के ये काम है, ठीक है ना। अब बात करें हम लोग थोड़ा सा और इसमें चलते हैं हम आगे। तो इसमें एक हाइमन झिल्ली पाई जाती है। योनि के नीचे एक हाइमेन नामक एक झिल्ली होता है। यहाँ पर ये बनाए हुए है ना, ये एक पतली सी हाइमेन झिल्ली होता है। इस तरह की पतली सी ये झिल्ली होता है, ठीक है ना, बहुत पतली सी झिल्ली होता है, मतलब इतना पतला कि कागज से भी पतला होता है ये हाइमन झिल्ली। ये हाइमन झिल्ली होता है, कागज से भी पतला होता है। ये हाइमन झिल्ली मतलब उसी वायरस बैक्टीरिया से सुरक्षा करता है, अंदर पहुंचने से रोकता है, ठीक है ना। ये हाइमन झिल्ली 12 से 13 वर्ष की उम्र में बनता है, ठीक है ना, मतलब रहता है। ये ऑटोमेटिक 20 वर्ष जाते जाते, ये लड़कियों के शरीर में 20 वर्ष जाते जाते मतलब टूट जाता है या नष्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझना जरूरी है क्योंकि यह हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। विजाइना समझ में आ गया। विजाइना क्या होता है? जो गर्भाशय का भाग जहाँ पर खुले योनि, उसे विजाइना कहते हैं। इसकी लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर होता है, एक बार रिविजन करा दें। और यह आगे जाकर इसके मुख्य द्वार को हम वल्वा कहते हैं, वल्वा में खुलता है। वल्वा सिकुड़ी सी रचना रहती है जो क्या करती है? यह मुख्य द्वार को बंद करके रखती है, मतलब यह अंदर बाहर से बैक्टीरिया वगैरह को ना जाने दे। और बाहर से यह तभी खुलती है जब बाहर से मूत्र या जनन के समय या ये भी इसमें भी बढ़ने का गुण पाया जाता है। या लेकिन योनि जितना नहीं बढ़ पाता है, फिर भी बढ़ता है ये, उसके अनुसार ये भी बढ़ता है। हार्मोन्स इसमें भी आते हैं, इसमें भी हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन्स के कारण ये भी बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। हाइमन झिल्ली की बात करें हम तो हाइमन झिल्ली यहाँ पर आपको बताया कि एक पतली सी झिल्ली होती है हाइमन। यह हाइमन झिल्ली क्या करती है? तो हाइमन झिल्ली बाहरी से बैक्टीरिया वगैरह इस सब की रक्षा सुरक्षा करती है। एक पतली सी कागज से भी पतली झिल्ली होती है, मतलब बहुत पतला सा झिल्ली होता है। यह क्या होता है कि लड़कियों में अक्सर 12 से 13 उम्र में यह बनता है और 20 तक उम्र तक रहता है, या कहा जाए तो बनने के कुछ समय बाद खत्म भी हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि यह झिल्ली जो है क्या होता है कि जब लड़कियां हार्ड वर्किंग करेगी यानी कठिन परिश्रम करेगी, या दौड़ने वाली हो या साइकिल चलाने वाली या मतलब सीढ़ी पर भी चढ़े ऊपर छत से ऊपर नीचे आने जाने में भी ये क्या होता है? टूट जाता है। एक बार टूट जाता है फिर दोबारा नहीं बनता है।
ये जो हाइमन झिल्ली होता है ये मतलब एक ही बार होता है, वन टाइम एक बार बनता है, उसके बाद ये टूट जाए तो फिर दोबारा नहीं बनता, मतलब दोबारा या टाइम नहीं बनता है, शरीर में एक ही बार बनता है, ठीक है ना। तो 12 से 13 वर्ष की उम्र में अक्सर ये रहता है, लेकिन 20 वर्ष की उम्र में जाता है कभी कभी अपने आप पे, क्योंकि जब एज ज़्यादा होगा तो कठिन कठिन काम भी लड़कियां करती है, वजनदार काम भी करती है, तो उस समय ये झिल्ली जो है टूट जाता है, ठीक है ना, टूट कर खत्म हो जाता है। और एक बार टूट जाए तो फिर यह नहीं बनता है, ठीक है ना। हाइमन झिल्ली याद रहेगा ना, हाइमन झिल्ली। अब यहाँ पर थोड़ी सी इसके बारे में और हम थोड़ा से मतलब बुक से हटकर चर्चा कर दे, बता दें कि पहले क्या होता था ना, पहले इसमें समाज की प्रतिक्रियाएं, जो इसके प्रति समाज की सोच क्या है, ठीक है ना, इस समाज क्या सोचता है, समाज की प्रतिक्रियाएं क्या है और समाज क्या सोचता है, ठीक है। इस थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अक्सर होता क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि हाइमन झिल्ली 12 से 13 वर्ष की उम्र में, 12 से 13 वर्ष की उम्र में बनता है। अब पहले मतलब आज से हम लोग और पहले चला जाए, तब हजारों वर्ष पहले चला जाए, तो हजारों वर्ष पहले ना, पहले लड़कियों का विवाह 12, 13, 14 वर्ष की उम्र में कर दिया जाता था, 12, 13, 14, 15 इसी उम्र में कर दिया जाता था। तो उस समय हाइमन झिल्ली रहता था, ठीक है। तो उस समय लड़कियों का विवाह होता था, तो उस समय जब लड़कियों के विवाह के बाद में जब सेक्सुअल रिलेशन बनता था तो उस समय ब्लीडिंग होने लगता था, ब्लड निकलने लगता था। ये हाइमन झिल्ली जब टूटता था तो उस समय क्या होता था, ब्लड निकलना शुरू हो जाता था। तो मतलब उसे माना जाता था, समाज की प्रतिक्रिया है। क्या होता है कि ये ना जो हाइमन झिल्ली आपको हम बताए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आप लोग, 12 से 13 वर्ष की उम्र में बनेगा। ये अक्सर जब पहली बार मतलब सेक्सुअल रिलेशन बनाया जाता है तो ये टूट जाता है, पहली बार टूट गया, जब एक बार टूट गया तो ये नहीं बनता है। तो पहले 12, 13, 14 वर्ष की उम्र में विवाह होता था लड़कियों का, तो उस समय वह पहली सेक्सुअल रिलेशन जब बनता था तो उस समय टूट जाता था, और टूटने के साथ में यहाँ पर ब्लड वगैरह सब निकलने लगता था। तो उस समय लोगों का मानना था कि ऐसी लड़कियां मतलब जिसकी हाइमन झिल्ली टूटा या सेक्सुअल रिलेशन के समय ब्लीडिंग हो, तो वह लड़कियां मतलब शुद्ध है, मतलब पहले से सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाई है। मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं कि ऐसे प्रतिक्रियाएं मानी जाती थी समाज में कि वो जो लड़कियां है ना, इसका ये हाइमन झिल्ली है, पहली बार सेक्सुअल रिलेशन के दौरान टूटा, यानी ब्लड निकला, ऐसा समझिए ब्लड निकला, तो वो लड़की पहले से सेक्सुअल रिलेशन में नहीं है, यानी कि वो लड़की शुद्ध मानी जाती थी, ठीक है ना। लेकिन जिस लड़की के साथ में ऐसा ना हो, यानी ब्लड ना निकले सेक्सुअल रिलेशन के दौरान, तो उसे माना जाता था कि पहले से सेक्सुअल रिलेशन बना हुआ है और शुद्ध माना जाता है। ये समाज की प्रतिक्रिया है, ठीक है ना। ऐसी व्यवस्थाएं थी, आज भी कहीं कहीं 1-2% ऐसे लोग बचे हैं जो इसको मानते हैं। यानी कि कहा जाए तो जो फर्स्ट नाइट होता था, उस नाइट में यानी बेड के ऊपर में सफ़ेद चादर बिछा दिया जाता था कि ब्लीडिंग हो तो उससे पता चल जाए, ठीक है ना। तो ये लोगों की सोच था, पहले की लोगों के सोच था, ये सोच ऐसे लोग सोच रखते थे, ठीक है ना। लेकिन हम आपको बताते चले यहाँ पर कि अब आप लोग समझदार हो गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये सब क्रिया नहीं होती थी। ये हाइमन झिल्ली जो है ना, ये कठिन परिश्रम करने पर टूट जाती है, यानी ज़्यादा दौड़ने, लड़कियां दौड़ेगी तो पहले लड़कियां क्या होती थी, घर में ज़्यादातर रहते थे, बाहर का काम से उन्हें मतलब नहीं था पहले के युग में, ठीक है। तो ज़्यादातर घर में रहना, कूदना फनना, ये सब उन्हें संस्कार दिया जाता था कि ऐसा नहीं करना, लड़कियां मतलब क्या शांत, बिल्कुल शांत रहो, ठीक है। आज के जैसा नहीं है, आज कदम से कदम मिलाकर चलो, पहले ये होता था। तो बिल्कुल वो घर में रहती थी, ज़्यादा बड़ा काम नहीं करेगी। भाई बाहर का कोई काम रहता है तो पुरुष करता था, घर के जो काम है वो स्त्री करेगी, छोटा छोटा काम करती थी, वजन वाला भी काम नहीं करती थी, कूद फान ज़्यादा ये सब नहीं था। तो उस समय हाइमन झिल्ली नहीं टूटता था। ऐसे 14 से 15 वर्ष और 14-15 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाता था तो हाइमन झिल्ली नहीं टूटता था। तो हाइमन झिल्ली रहता था तो फर्स्ट सेक्सुअल रिलेशन के समय में टूट जाता था, तब ब्लीडिंग होता था तो उसे शुद्ध माना जाता था। ऐसे लोगों की परंपरा है, सोच है, ठीक है ना। लेकिन आज के युग में ये जो लड़कियां है कदम से कदम मिलाकर चल रही है, दौड़ रही है, धूप रही है, साइकिल चला रही है, घूम रही है, तो ये साइकिल चलाने से भी टूट जाता है, दौड़ने से भी टूट जाता है, ठीक है ना। या कुछ ना किया जाए, छत पर 5 बार 6 बार ऊपर नीचे कर दिया जाए तो टूट जाएगा, ठीक है। मतलब क्या कोई भी कठिन परिश्रम करने से हाइमन झिल्ली टूट जाती है। बहुत पतली सी झिल्ली होती है, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर भी ऐसी सोच वाले लोग, यदि हाइमन झिल्ली टूट गया और उसका विवाह किया गया तो उसमें पक्का है कि ब्लीडिंग नहीं होगा। सब हाइमन झिल्ली नहीं तो ब्लीडिंग कहाँ से होगा, ब्लीडिंग नहीं होगा, तो उसे लोग अशुद्ध समझते थे समाज में। ये बिल्कुल गलत प्रतिक्रिया है। क्यों? क्योंकि ये हाइमन झिल्ली जो है ना, ये बस एक झिल्ली है जो सुरक्षा के काम आती थी, जो कि आज के समय में लगभग टूट जाती है।
क्योंकि लड़कियों भी इतना ज़्यादा काम करती है, घूमती है। ऐसे भी ये कुछ ना काम करे फिर भी 20-25 वर्ष की उम्र में ये टूट ही जाएगी, ठीक है ना। और उस समय लड़कियों का कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था, और इस समय लड़कियों का कम से कम 18-20 पर विवाह होता है, तो कहाँ से हाई मंजिली रहेगी, टूट जाती है, ठीक है ना। तो जो भी ऐसे लोग, ऐसे गंदी सोच रखने वाले लोग हैं, वो समाज के लिए अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें शिक्षा की ज़रूरत है, उन्हें बताना पड़ेगा भाई हाई मंजिली क्या है, कैसे टूटी है। क्योंकि अक्सर उस लड़कियों को वे लोग मतलब बुरी नज़र से देखने लगते हैं, गंदा मानने लगते हैं, जिसके अंदर ये हाई मंजिली टूट जाता है, ठीक है ना। बाकी अब तो ऐसी प्रतिक्रिया, मतलब आज के समय में देखा जाए तो बहुत सारे लोग समझदार हो गए, इसके बारे में जानकारी हो गया है लोगों को, ठीक है ना। लेकिन कुछ समय पहले तक जब ये मतलब कदम से कदम मिलाने की बात हुई, लड़कियां सब हार्ड वर्किंग करना शुरू की थी, तो अक्सर लड़कियों के टूट जाता था। समाज में ऐसी प्रतिक्रिया बहुत सारे देखने को मिली कि हाई मंजिली को लेकर लड़कियों का जला देना, घर से निकाल देना, पहले कुछ समय पहले की प्रतिक्रिया होती थी। तो इस समय एक खोजा गया, डॉक्टरों के द्वारा एक उपाय खोजा गया। डॉक्टर क्या करते हैं, एक छोटा सा ऑपरेशन करके एक हाई मंजिली लगा देते थे। जब ऐसी घटनाएं होती थी लड़कियों के साथ में, तो क्या होता था ना कि विवाह करने से पहले चेक करा लिया जाता कि हाई मंजिली है या टूट गया है, और डॉक्टर के द्वारा छोटा सा ऑपरेशन कराकर उसमें हाई मंजिली लगा दिया जाता है। छोटा सा ऑपरेशन करके हाई मंजिली लगा देगा डॉक्टर, काम खत्म हो गया। उसके बाद सेम प्रक्रिया चलेगा। तो ये मतलब डॉक्टरों का भी प्रयास काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लोग मान लेंगे कि चलो भाई हाई मंजिली है, यही ना मानना है और क्या। तो ये एक मतलब व्यवस्थाएं थी, ठीक है ना। इसके ऊपर बहुत सारे मूवी भी बनाए गए ताकि लोगों के ऊपर मतलब समझदारी बढ़े, लोग समझे, ठीक है ना। समझ में आ गया ना हाई मंजिली। अब इसको हम बंद करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी आज के युग के बच्चे हैं, जो भी आज के युग के लोग हैं, बच्चे नहीं लोग भी, वो अब समझ जाइए कि भाई ये बस मामूली से एक झिल्ली है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी ये एक झिल्ली खत्म हो गया है तो इससे कोई अपने जो रिलेशन है, संबंध है, उस पर इसका प्रभाव ना डाले, ठीक है ना। क्योंकि ये बता दे, अभी आपको बताए कि थोड़ा सा भी कठिन परिश्रम करने से ये टूट जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़े। यानी किसी लड़की का हाई मंजिली नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो लड़की अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो चलिए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे वल्वा बता दें आपको कि वल्वा क्या है। वल्वा है जो यहाँ से ये विजाइना का मुख्य द्वार है, इसके बारे में आपको हम समझा दिए। तो हम लोग लगभग जनन अंग को समझ लिए हैं। अब समझना बाकी है कि जनन अंग में निषेचन की क्रिया कैसी होती है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है। तो निषेचन क्रिया से पहले हम लोग समझ लेते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल थोड़ा सा, ठीक है ना। हम लोगों ने समझ लिया कि ओवम कहाँ बनता है, ओवम कहाँ आकर रुका रहता है, गर्भाशय क्या है, गर्भ क्या है, और ये आगे कैसे बढ़ता है, ये आगे चल के विजाइना क्या है। विजाइना ध्यान दीजिएगा, विजाइना के मुख्य काम आपको बता दिए कि विजाइना का मुख्य काम क्या है कि अंदर से ये बच्चा को जनन में मदद करेगा, और इसके अलावा पेनिस को लेने में मदद करेगा, यानी कि पेनिस यानी कि शिशन को लेने में भी मदद करता है। ये 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है विजाइना का भाग, और ये गर्भाशय की दीवार होती है जो कि गर्भाशय के समय में, यानी कि जब बच्चा यूट्रस में आ जाएगा तो ये और मोटी होती चली जाती है। उस बच्चा के सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये थोड़ी सी मोटी हो जाती है, और इसके अंदर से हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। 3 ही प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, इसे भी हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा एक और छोटा सा टॉपिक है, उससे पहले क्लियर कर लेते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बहुत सारे क्रिया नाम है, जैसे कि मासिक चक्र, ठीक है ना। इसके अलावा रजोधर्म, ठीक है, रजोधर्म भी इसे बोला जाता है, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल शॉर्टकट में MC भी बोला जाता है, ठीक है ना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल MC कहा जाता है। थोड़ा सा इसे समझ लेते कि ये है क्या। हम वहाँ पर पिछले क्लास में नर वाले में बताए थे, नाम इसका आया था, तो उस समय बताए थे कि इसे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आसानी से समझेंगे, ठीक है ना। ये MC क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। ये स्त्रियों में एक प्रकार की क्रिया होती है जो लगभग 28 दिन की होती है। ध्यान दीजिएगा, 28 दिन, इसका एवरेज टाइम है 28 दिन, ठीक है। किसी स्त्री में, किसी मादा में, या किसी लड़की में 30 दिन भी हो जाता है, ठीक है। 1 महीना से 1-2 दिन अधिक भी हो जाता है, कभी कभी 26-27 दिन पर भी हो जाता है। तो 1-2 दिन इधर उधर होगा, लेकिन 28 दिन जो है इसका एवरेज टाइम है, ठीक है ना। एवरेज टाइम लगभग औसतन टाइम, ये औसतन 28 दिन तक होता है। अब ध्यान दीजिएगा, स्त्रियों में तो 2 ओवम है, 2 अंडाणु है ना। स्त्रियों में 2 अंडाणु है, अंडाशय है। अब 2 अंडाशय है तो यहाँ पर पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या दोनों अंडाशय में एक ही टाइम पर अंडाणु बनेंगे, एक ही टाइम पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा? नहीं, ये दोनों अंडाणु जो है ये बारी बारी से चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि जनवरी के महीना में किसी लड़की को जनवरी के महीना में 1 तारीख को ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल MC आया, ठीक है।
तो अगले 28 दिन के बाद जब दूसरा महीना शुरू होगा तो वह मान लीजिए कि इस वाले में जनवरी के महीना में आया, तो फरवरी के महीने में इस वाले में आएगा, इस वाले में नहीं आएगा। तो इसी तरह एक एक महीने पर ये चलता है, एक महीने इस पर आएगा तो अगले महीने में इसमें आएगा, अगले फिर इस वाले में आएगा तो अगले महीने में इस वाले में आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। जब ये फिलोपियन टाइप विकसित होता है, यानी कि देखे होंगे लड़कियों के जो कमर होते हैं वह लड़कों से थोड़ा सा चौड़ा होते हैं। क्योंकि उसके अंदर में फिलोपियन ट्यूब रहता है, ये सारे क्रियाएं होती रहती है, इसलिए तो उसके मतलब कमर की चौड़ाई जो लड़कों की अपेक्षा थोड़ा सा चौड़ा होता है। और चौड़ा होता है तो उस समय में प्रेगनेंसी के समय में बच्चा जनन में सहायक होता है। और जिस लड़कियों का कमर चौड़ा नहीं होता है उस समय में क्या होता है, सहायक नहीं होता है, थोड़ी सी समस्या होती है, यानी ऑपरेशन जैसे बीमारी, ऑपरेशन वगैरह के मतलब नौबत आ जाता है। तो उसके थोड़ा सा और आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। ओवम की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, तो ओवम यहाँ पर समझ गए कि यानी कि एक महीने में इसमें बनेगा तो फिर अगले महीने इसमें बनेगा। ठीक है ना, 28 दिन का काल चलता है। अब हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं कि कैसे कैसे कब मतलब निषेचन की क्रिया करना चाहिए, कब निषेचन करना चाहिए, ताकि ये जो क्रियाएं है वह क्रियाएं को मतलब ये पूरा हो सके। ठीक है ना। तो 28 दिन में ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आज फर्स्ट दिन MC आया। ठीक है ना। MC में होता क्या है कि ओवम बनकर ये निकलते हैं, ओवम बनना शुरू हो जाता है। MC है क्या, मानसिक चक्र है क्या, तो हम लोग कहेंगे ओवम बनकर जब तैयार होते हैं, निकलते हैं, तो ओवम बनने की जो प्रक्रिया उसे MC कहते हैं। अब MC का आना ये क्या होता है, MC में क्या होता है, ब्लड या शरीर के पूरे गंदगी बाहर निकलता है विजाइना के माध्यम से। तो वो क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज MC आया कि अगले 7 दिन तक इसमें ओवम बनेंगे। ठीक है ना। फर्स्ट दिन से 7 दिन तक इसमें ओवम बनेंगे, फर्स्ट दिन से 7वां दिन तक ओवम बनेगा। 7वां दिन ओवम बनकर तैयार हो जाएगा, यानी अंडाणु बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये 7वां दिन के बाद में यानी एक पहला दिन से लेकर 7 दिन के अंदर में निषेचन क्रिया नहीं करना चाहिए। निषेचन क्रिया यानी कि पुरुष और स्त्री के नर युग्मक के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है ना। और इस क्रिया को करने की घटना को हम लोग संभोग कहते हैं, संभोग। ठीक है ना। निषेचन करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, संभोग कहा जाता है। ठीक है ना। और ये पहले दिन से 7वें दिन तक ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ाना कठिन हो जाता है इसी सब वर्ड के लेकर। ठीक है ना। लोगों के अंदर में गलत प्रतिक्रिया होने लगती है, माइंड में एक गलत मतलब डायरेक्शन बन जाता है। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग कुछ ऐसा वैसा कमेंट ना कीजिएगा। पढ़ाना आपको जानकारी देना ये मेरा फर्ज है, ये जानकारी रहेगा तभी आप लोग मतलब इसे समझ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से मतलब इसका फॉलो कर सकेंगे। ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। पहले 1 तारीख से लेकर 7वें तारीख तक ओवम बनेगा। जब ओवम बनकर रेडी हो गया तो ये 7 तारीख के बाद में 7 फिर 7 और फिर 7, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह नहीं, ये 7 हो गया यहाँ पर ना। 7 के बाद में अगला 7 से 14 तारीख, 14 से 21 तारीख। ठीक है ना। यानी पहले 1 से 7 दिन पर, यानी जब MC आया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया, तो पहले 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में संभोग नहीं करना चाहिए। यदि इस कंडीशन में संभोग कोई करता है तो उसे यौन संक्रामक बीमारी भी हो सकता है या एड्स वगैरह भी हो सकता है, पुरुषों को भी रोग हो सकता है उस स्थिति में, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा खतरनाक या कहा जाए तो बहुत ही विषैला पदार्थ या बैक्टीरिया, वायरस ये सब निकलता है उस समय मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, यानी MC के दौरान। जो विजाइना के माध्यम से इसमें किसी औरत या किसी लड़की को तो रक्त भी निकलने लगता है। तो इस दौरान ये बहुत सारे विषाणु युक्त बहुत सारे इसमें बैक्टीरिया, ये गंदगी बाहर निकलता है। और इसी दौरान यदि कोई व्यक्ति संभोग करे या सेक्स करे तो उस अवस्था में उस व्यक्ति को यौन संक्रामक बीमारी हो जाती है या और अदर बीमारी जैसे एड्स वगैरह भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है ना। यानी कि पहले 7 दिन तक संभोग की प्रक्रिया नहीं करना चाहिए। उसके बाद 7 दिन से लेकर यानी इसी दौरान हमारे समाज में लड़कियों को अशुद्ध भी माना जाता है। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा तो लड़कियों को अशुद्ध, लड़कियों को देखे होंगे आप लोग कि या जो भी लड़की होगी उन्हें पता होगा कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो आपके घर की माँ या आपके घर के जो बड़े हैं वो कहते हैं कि नहीं पूजा का सामान नहीं छूना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि इस दौरान या 4 या मतलब लगभग देखिए इसका एवरेज टाइम क्या है, ये 7 दिन तो हम बता दिए, लेकिन 7 दिन तक इसमें गंदगी नहीं निकलता है। ये पहले दिन हो या पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3 या 4 दिन तक ऐसी क्रिया होती है। ठीक है ना। मतलब एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन, 4 या 5 दिन तक।
बहुत सारे लड़कियों में किसी में 5 दिन तक ये क्रिया होती रहती है, यानी 5 दिन तक ले शरीर की जो मतलब गंदगी है वो बाहर निकलता रहेगा, रक्त वगैरह ये सब निकलता रहेगा। वो होता क्या है वो भी हम चर्चा करेंगे इससे आगे थोड़ा सा, ये निकलता रहेगा। तो ये 4-5 दिन की मतलब लगभग घटनाएं होती है ऐसी, ठीक है ना। किसी में 1 या 2 दिन के अंदर ही सारे क्रिया खत्म होते हैं, 1 या 2 दिन के बाद में मतलब सारे ये निकलना बंद हो जाता है, ठीक है ना। किसी में 3 दिन, किसी में 4 दिन, ठीक है। तो इसका कोई निश्चित समय नहीं है, मतलब इसका एक एवरेज मान लीजिए तो 4 दिन अधिक से अधिक या 5 दिन, ठीक है ना। सब लड़कियों में अलग अलग प्रक्रियाएं होती रहती है, तो ये 4 या 5 दिन का अंतराल होता है। मतलब इसलिए इसे 7 दिन माना गया है कि 7 दिन के अंदर जितने भी ये बने रहते हैं सारे चीज निकल जाते हैं और नए ओवम बनकर फिलोपियन ट्यूब में रेडी हो जाते हैं। यहाँ से नए ओवम बनकर ये पूरे फिलोपियन ट्यूब में भर जाएंगे, यहाँ तक भरकर रेडी है। अब ये किस लिए रेडी है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया करने के लिए रेडी है, ठीक है ना। और 7 दिन के बाद में यानी एमसी के 7वें दिन के बाद में 7 दिन से 14 और 14 से 21 यानी 7 तारीख मतलब 1 तारीख को एमसी आया तो 7 तारीख तक ले निषेचन नहीं करना चाहिए, संभोग नहीं करना चाहिए, सेक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और 7 तारीख के बाद 7 से 21 तारीख के बीच में जो टाइमिंग है, इसका समय है, ये सबसे उचित समय होता है जनन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। 7 तारीख से 21 तारीख मतलब ये डेट हम यहाँ पर मान कर चले हैं कि 1 तारीख को एमसी है, ठीक है ना। अब किसी मादा में 28 तारीख को एमसी आया तो 28 तारीख को आया तो उसके अनुसार वह चलेगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर 1 तारीख को मान के चले हैं। तो 7 तारीख से 21 तारीख यानी 7वें दिन से 21वें दिन के बीच का जो समय होता है, इस समय यदि संभोग किया जाए, इस समय रिलेशन बनाया जाए, इस समय निषेचन किया जाए तो जो शुक्राणु या स्पर्म्स जो जाएंगे वह स्पर्म्स ये ओवम से मिलकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया कर लेंगे, यानी जनन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। इसमें भी सबसे उचित टाइमिंग क्या होता है, तो सबसे उचित टाइमिंग 13वां, 14वां, 15वां, ये 3 सबसे उचित टाइमिंग होता है। मतलब क्या इस टाइमिंग में यदि संभोग किया जाए या इस टाइमिंग के अंदर में सेक्स किया जाए तो उस दौरान जो निषेचन की क्रिया होगी यह पक्का है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। मतलब इसके अलावा और भी दिनों में हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस बनता है 13, 14, 15 दिन, 13वां, 14वां, 15वां दिन में। इस दिन में पक्का है कि निषेचन क्रिया पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। यदि शुक्राणु में कुछ प्रॉब्लम ना हो, अंडाणु में कोई प्रॉब्लम ना हो, माने पुरुष और स्त्री में कोई भी समस्या ना हो गुणसूत्र में, तो ये पक्का है कि 13वां, 14वां, 15वां दिन में निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसके पहले यानी कि लगभग 7 से 21 दिन के भीतर संभोग किया जाए तो इसमें पक्का है कि मतलब निषेचन क्रिया हो जाएगा, यानी जनन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा, यानी कि कहा जाए तो स्त्री जो है प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब 21वें दिन के बाद बचता है और 7 दिन हम लोग का 28, 7 दिन। अब 21वें दिन तक यदि निषेचन की क्रिया संभोग नहीं हुआ, यानी कहा जाए तो शुक्राणु स्पर्म्स नहीं पहुंचा, तो 21वें दिन के बाद में ये जो ओवम है ये खराब होने लगेंगे। इनका मतलब ओवम का जीवन काल बात किया जाए तो ये आपका 2 सप्ताह होता है, लगभग 14 दिन होता है। जबकि यहीं पर स्पर्म्स की बात कर लिया जाए तो स्पर्म्स का जीवन काल 20 मिनट का होता है, शुक्राणु का जीवन का 20 मिनट का होता है, यानी 20 मिनट के अंदर ये मर जाता है, नष्ट हो जाता है। शुक्राणु जो पढ़ाए थे वो पुरुष में पाया जाता है, ये 20 मिनट का होता है, 20 मिनट के अंदर में ये मर जाता है, ये खत्म हो जाता है। और यदि ये जब बच्चा कि भाई कैसे निषेचन किया जाए, तो ये 20 मिनट के अंदर मर जाता है, लेकिन जब ये ओवम के साथ मिल जाता है तो 12 घंटा, ठीक है ना, 12 घंटा तक ये स्थिर रहता है, 12 घंटा तक निषेचन करता है। 12 घंटे निषेचन करने के बाद ये युग्मनज में बदलने लगता है, लगभग 12 घंटा तक, ठीक है ना। 12 घंटा तक ही निषेचन कर लेगा। इसके अलावा इसका और भी टाइमिंग है, 12 घंटे तक ही निषेचन करता है और ओवम जब निषेचन कर लेगा तो 36 घंटा के अंदर धीरे धीरे ये युग्मनज में बदलने लगेगा और यहाँ से 36 घंटे के बाद धीरे धीरे जो युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा, वह गर्भाशय में आकर धीरे धीरे शिशु का रूप लेने लगेगा, ठीक है ना। 36 घंटे के बाद ये गर्भाशय में चला जाता है, वहाँ पर पोषण होकर ये 9 महीने के बाद में बच्चा बनकर बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। यदि इस दौरान में यानी बात किया जाए कि इस दौरान यानी कि 12 घंटे के अंदर निषेचन क्रिया नहीं हुआ, जाइगोट नहीं बना, तो ये फेल हो जाता है। मतलब क्या ये बंधन, ये कुछ भी समस्या हो पुरुष या स्त्री के शुक्राणु में, स्पर्म्स में, ओवम में, तो ये दोनों फेल हो जाता है, निषेचन नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं करता है और यह क्या होता है कि वापस से ये विजाइना के माध्यम से नष्ट होकर बाहर निकल जाता है,
ठीक है ना, समझ में आ गया। और ये बात किया जाए तो 21वें दिन के बाद में क्या होता है, तो 21वें दिन तक यदि शुक्राणु यानी स्पर्म्स ना पहुंचे तो ये धीरे धीरे अब नष्ट होने, इसमें जो लाइसोसोम वगैरह है इसको मारकर नष्ट करने लगता है। धीरे धीरे ये क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। और नष्ट होकर ये नष्ट होगा 7 दिन तक नष्ट होगा, 7 दिन तक ये मतलब कहा जाता है सड़ेगा, खराब होगा। और ये खराब होकर अगले 7वें दिन यानी 28वें दिन ये क्या हो जाएगा, आप ये बाहर निकलने लगेगा। ये जिसमें इसमें म्यूकस या गंदगी जितने भी अंदर रहेंगे सड़ गल कर जो बने रहेंगे, ये सारे सड़े गले पदार्थ के साथ में ये क्या करेगा, बाहर निकलेगा। तो वहीं बाहर निकलता है तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, एमसी बोलते हैं कि एमसी आ गया, ठीक है ना, एमसी आ गया, ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गया, ठीक है। ये बाहर निकलता है, ये बाहर निकलेगा तो इसमें से ये बाहर निकला तो ये जो है फिर नए उसके 28वें दिन के बाद ये फिर ये जब ये बाहर निकलने निकलेगा और ये नए ओवम बनाना शुरू कर देगा। और फिर ये ओवम सेम प्रक्रिया ओवम 7 दिन के अंदर बनकर आकर ये फ्लोपियन ट्यूब में रेडी हो जाएंगे। और 7 दिन से फिर 21 दिन तक ये क्या होंगे कि इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए इंतजार करेंगे और उस समय फिर शुक्राणु नहीं आएगा तो फिर ये भी नष्ट होकर उसी तरह अगले महीने में बाहर निकलेंगे। इसी कारण लड़कियों में हर एक महीना एमसी की प्रक्रिया होती है, यानी हर एक 28वें दिन पर एमसी आता है। आगे समझ में यहाँ तक। अब हम लोग तो थोड़ा सा समझ लेते हैं और यहाँ पर कि ये आपको बताया कि यहाँ से क्या गया कि पेनिस के माध्यम से या पेनिस ले आपका जो पेनिस के माध्यम से स्पर्म्स जो है ये स्पर्म्स पहुंचा कहाँ पर, ये यूट्रस में पहुंचा। तो ध्यान दीजिएगा पेनिस के साथ में आपको बताए, थोड़ा सा इसे हम इरेज कर देते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। यानी पेनिस के माध्यम से आपका 7 ml कम से कम स्पर्म्स पहुंचना चाहिए। 7 ml से कम रहेगा तो जनन प्रक्रिया नहीं हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि 7 ml जरूरी होता है स्पर्म्स जनन प्रक्रिया करने के लिए। क्योंकि 7 ml जाएगा मतलब लगभग संख्या एक बात की जाए कि मतलब लगभग कि जनन के लिए लगभग कितने शुक्राणुओं की आवश्यकता है संख्या में, तो हम कह सकते हैं कि 20 लाख लगभग, मतलब 20 लाख रहेगा तो हो जाएगा। इससे भी अधिक जाता है मतलब रहता है, लेकिन लगभग हमें एक 20 लाख एवरेज में चाहिए। यदि 20 लाख शुक्राणु है तो जनन प्रक्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। शुक्राणु आपको बताए थे कि शुक्राणु कैसे होता है कि पिछले क्लास में फोटो के साथ में वहाँ पर हम लोग समझे थे कि 20 लाख जो है तो 20 लाख है तो ये हो जाएगा आराम से। क्यों, देखिए पेनिस क्या होता है, जब सीसन योनि में प्रवेश करेगा तो सीसन योनि में प्रवेश करके यहाँ से क्या करते हैं, योनि में जब आगे बढ़ता है यहाँ पर जब सीसन जो आगे बढ़ता है तो यहाँ से आगे बढ़कर इसमें स्पर्म्स को छोड़ देता है, यहाँ से प्रेशर के साथ में स्पर्म्स को छोड़ देता है। योनि सीसन जो है प्रेशर के साथ में क्या करता है, स्पर्म्स को जोड़, क्योंकि उसको उत्तेजित करता है। कौन से वहाँ पर बताया था आपको कि कौन से ग्लैंड उत्तेजित करता है, ये शुक्राणु को कौन से ग्लैंड उत्तेजित करता है, शुक्राणु को प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उत्तेजित करता है। उस उत्तेजना के कारण ये यहाँ से तेजी से अंदर निकल जाते हैं। जब यहाँ निकलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर जाते हैं तो पता है शुक्राणु के बारे में आपको बताया था कि यह कम टेम्परेचर पर जिंदा रहता है, जब इसका टेम्परेचर हाई किया जाए तो ये मार जाते हैं। तो यहाँ से जब ये पहुँचे तो कुछ तो यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्या मूत्राशय का भाग है, जो मूत्राशय यहाँ से होकर बाहर निकलता है तो मूत्राशय के संपर्क में आए, तो मूत्राशय के संपर्क में आने के बाद कुछ शुक्राणु मर गए, क्योंकि मूत्राशय के टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस होगा मूत्र का, तो उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया, तो कुछ शुक्राणु जो यहाँ पर ऊपर गए, जो शुक्राणु यहाँ से ऊपर गए वो तो मर गए, ठीक है ना। और दूसरे टाइप मान लीजिए कि इधर आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल इधर आया है, ठीक है, तो यदि दूसरे टाइप इधर जो शुक्राणु गए अब यहाँ से जाएंगे तो वहाँ से तो चारों तरफ जाएंगे ना, उनको थोड़ी नहीं पता है कि इधर ही ओवम है भाई, इधर ही जाना है हमें, ठीक है। तो वो इधर जो जाएंगे, यहाँ से जो इधर जाएंगे, यहाँ पर ओवम नहीं है, यहाँ पर ओवम नहीं है, तो यहाँ पर जो गए वो तो खत्म हो गए, खराब हो गए भाई, उनको तो कोई मतलब नहीं, ओवम रहेगा तब ना निषेचन करेंगे। और इधर जो जाएंगे वही फर्टिलाइजेशन करेंगे, निषेचन की क्रिया करेंगे। है समझ में ना, इधर जो जाएंगे वहीं फर्टिलाइजेशन की क्रिया करेंगे, निषेचन की क्रिया करेंगे और निषेचन करके बच्चा का निर्माण करेंगे। इसलिए 7 ml लगभग जरूरी होता है, यानी 20 लाख हमें जरूरी होता है यह जनन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। 20 लाख रहेंगे, लगभग 20 लाख लगभग है, ठीक है ना, लगभग 7 ml। यदि इससे जो कम रहेंगे इधर ही जाकर मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो निषेचन की क्रिया नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी केसेस में देखा गया है कि स्पर्म से 7 ml के कम है, फिर भी निषेचन की क्रिया हो जाती है बाईपास, ठीक है ना, मतलब हो जाती है, मतलब कहा भगवान की कृपा हो गई। मतलब क्या, तो ये क्या होता है ना कि यदि जब स्पर्म को छोड़ा गया तो स्पर्म इधर उधर ना जाकर कभी कभी मतलब ऐसे होता है, बहुत सारे कम केसेज में ऐसे होता है कि ये इधर ही घूम जाते हैं,
और इधर जाकर इस ओवम से निषेचित हो जाते हैं डायरेक्ट, कम ही है लेकिन इधर ही जाकर निषेचित हो, क्योंकि ध्यान दीजिएगा 7 मतलब 20 लाख चाहिए, लेकिन एक ही शुक्राणु जो है ना, एक ही शुक्राणु निषेचन करता है, इतने सारे सब बेकार हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। बस एक शुक्राणु काफी है, एक ही शुक्राणु जो है निषेचन करता है और एक ही शुक्राणु निषेचित करके और जाइगोट का निर्माण करता है। बस एक ही शुक्राणु, एक शुक्राणु और एक ओवम, ठीक है ना, एक शुक्राणु और एक ओवम आपस में निषेचन करके क्या बनाते हैं, युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं, बच्चा के प्रक्रिया में सफल होते हैं, ठीक है ना। एक ही यहाँ पर याद रखिए, बस एक। तो जो यहाँ पर पहुंच गया, कम है लेकिन पहुंच गया, तो हो गया काम भाई, ठीक है ना। ऐसे ऐसे केसों में क्या जाता है कि अक्सर देखेंगे कि जिस पुरुष में, यदि पुरुष में कोई कमी है या 7 mm से कम बना है, तो बहुत सारे डॉक्टरी विधि भी इसका आ गया है, मतलब जिसके माध्यम से क्या कहता है कि डॉक्टर क्या करते हैं, पुरुष का स्पर्म से निकाल कर उसे एक सिरिंज के माध्यम से वह औरत की यानी मादा के योनि में पहुँचा देते हैं, गर्भाशय में पहुँचा कर फिलोपियन ट्यूब तक पहुँचा देते हैं। बस चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, तो जो ओवम है, ओवम को शुक्राणु से मिला देना है, बस यही नो काम करना चाहिए। और इसके लिए एक नियत टेम्परेचर, एक नियत स्थान चाहिए, जो कि फिलोपियन ट्यूब है, फिलोपियन ट्यूब है। खुले वायुमंडल में नहीं कर सकते, नष्ट हो जाएगा ना, बहुत सारे बैक्टीरिया खाकर खत्म कर देंगे। तो ये उसके लिए यहाँ पर क्या फिलोपियन ट्यूब उपस्थित है, तो वहाँ पर जाकर ये निषेचन क्रिया आप आराम कर लेते हैं, बड़े अच्छे से हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि किसी किसी व्यक्ति में 7 ml से कम बनता है ना, तो 7 ml से कम बने तो उस केसेस में क्या किया जाता है कि 7 ml से कम है तो कोई बात नहीं, उसके लिए डॉक्टरी विधि इस्तेमाल किया जाता है कि इसका पुरुष का स्पर्म से निकाल कर और पुरुष के स्पर्म को निकाल कर एक सिरिंज के माध्यम से ये औरत के विजाइना से होते हुए फिलोपियन ट्यूब तक पहुँचा दिया जाता है, ठीक है ना। विजाइना से होते हुए फिलोपियन ट्यूब तक पहुँचा दिया जाता है और यहाँ पर जाकर ये निषेचन कर लेते हैं, उसके बाद सब प्रक्रिया नॉर्मल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टरी मेथड के द्वारा। इसके अलावा यदि किसी ध्यान दीजिए, किसी की फिलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम हो या और भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया। टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होता है कि इसमें क्या किया जाता है ना कि स्त्री का ओवम निकाल लिया जाता है, स्त्री का ओवम निकाल लिया गया और पुरुष का शुक्राणु निकाल लिया जाता है। और जैसा यहाँ पर इसका टेम्परेचर वगैरह या जैसा यहाँ पर स्थिति है फिलोपियन ट्यूब का, वैसे ही एक शीशे का ट्यूब बना लिया जाता है, डॉक्टरी मेथड है। शीशे का ट्यूब बनाकर और शीशे के ट्यूब के अंदर क्या किया जाता है, शुक्राणु को, अंडाणु को निषेचन करा दिया जाता है, बाहर निकालकर, शरीर से बाहर निकालकर ट्यूब के अंदर में दोनों का निषेचन करा दिया जाता है। और दोनों का निषेचन करके उससे जो जाइगोट बनता है, यानी उस 36 घंटे के अंदर जाइगोट बनेगा ना, उस जाइगोट को सुरक्षित, उसका टेम्परेचर में से सब नियत रख के, यानी बिल्कुल अंदर के जैसा रखा जाता है, बाहर भी। और उसको 36 घंटे के अंदर जब वो जाइगोट बन जाएगा तो वापस उसे सिरिंज के माध्यम से उठाकर गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सीलिया खराब हो गया तो वो बनेगा लेकिन अंदर नहीं जाएगा तो नष्ट हो जाएगा, भाई कहेंगे बच्चा खराब हो गया, नहीं बन पाया, ठीक है। तो अंदर उसे गर्भाशय में ले जाकर छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। वो नहीं जो 2-3 महीना 4 महीना पर खराब होता है, वो दूसरे कारण, हार्मोन्स के कारण वो प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो वापस ले जाकर छोड़ दिया जाता है। तो उसमें जो बच्चा बनता है उसे क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। इसके अलावा एक और होता है स्टेप मदर। स्टेप मदर में क्या होता है ना कि ध्यान दीजिएगा, ये लोग जो शौकीनी वाले लोग होते हैं ना, अक्सर वह इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है ना। मतलब जैसे कि हीरोइन वगैरह, मतलब अब तो कम है लेकिन बहुत पहले इस्तेमाल होता था कि मतलब क्या अपना जो मतलब क्या रूपरेखा है वो खराब ना हो जाए, मतलब कहा जाए तो जो शरीर का बनावट है या बात किया जाए कि मतलब बूढ़ा ना हो, नौजवान बना रहे हमेशा, इसके लिए क्या करते पहले होता था ना कि इसमें क्या होता था कि स्त्री का ओवम निकाल लिया जाता था। सेम प्रोसेस यही होता था, स्त्री का नहीं, पुरुष का स्पर्म से निकालकर और स्त्री का स्पर्म से निकालकर इसे उठाकर कहाँ डाल दिया जाता था, तो इसे उठाकर दोनों का निषेचन कराकर किसी दूसरे औरत के गर्भ में डाल दिया जाता था। यानी बिना वह सेक्सुअल रिलेशन बनाए, बिना निषेचन क्रिया कराए ही वह माँ बन जाती थी, ठीक है ना। इसे स्टेप मदर कहा जाता था। ऐसी घटना हमारे भारत में होती थी पहले ज़्यादा, ठीक है ना, स्टेप मदर, ठीक है। या स्त्री में समस्या है, स्त्री में ओवम नहीं बन रहा है, अब पुरुष में शुक्राणु में कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या कहा जाता था कि बड़े बड़े लोग जो पैसे रुपये वाले लोग होते थे, वह किसी गरीब मतलब या नौकरानी वगैरह या किसी गरीब कोई लड़की को हायर कर लेते थे और उन्हें डॉक्टर के मदद से क्या करते थे कि पुरुष का जो स्पर्म्स है, पुरुष का ऑफस्पर्म्स के और उसके स्त्री का ऑफस्पर्म्स के दोनों के मिलाकर और उसके गर्भ में छोड़ दिया जाता था। मतलब क्या, उसका कुछ नहीं है उसमें, ठीक है ना। वो केवल मतलब वो सेक्सुअल रिलेशन भी नहीं बनाई,
फिर भी वो माँ बन जाती थी। बस माँ बनने के लिए चाहिए क्या? तो माँ बनने के चाहिए ओवम चाहिए और शुक्राणु चाहिए, बस ये नहीं दो मेन है। तो उसके गर्भ में डाल दिया जाता था और वो उससे जो बच्चा पैदा होता था भाई वो स्टेप मदर कहलाएगी। अब मतलब क्या, उसका है नहीं फिर भी वो माँ कहलाएगी क्योंकि उसने जन्म दिया है, ठीक है। बच्चा किसी और का होता था। मतलब ये कब ऐसे केसेस में कब, जैसे मान लीजिए गर्भाशय खराब हो गया या गर्भाशय में कैंसर हो गया, इसे काट कर निकालना पड़ा, उसका कोई औलाद नहीं है, तो वो क्या उस केस में क्या पैसा वाली है तो क्या करे, क्या होगा? तो उस केस में डॉक्टर क्या करता था कि उसका ओवम निकाल लेता था और पुरुष का अस्वम से निकाल लेता था। दोनों का निषेचन कराकर किसी और दूसरे के औरत के गर्भ में स्थापित कर देता था। मतलब कि उसका ओवम नहीं है, उसका नहीं बना है, गर्भ में स्थापित कर दिया, उससे जो बच्चा बना वो बच्चा जन्म लेता था, बाहर आता था। उसका क्या है, उसमें गलती है? तो वो जो माँ है स्टेप मदर कहलाती थी। इसे बड़ा कैसे सोचते थे हमारे भारत में, वो जन्म देने के बाद में कहते थे कि नहीं हम बच्चा को नहीं देंगे, तो उसके खिलाफ बहुत सारे प्रक्रियाएं होती रहती थी। तो बस हम समझ गए यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर और कुछ समझ लेते हैं हम लोग कि जब ये ओवम और शुक्राणु निषेचन कर लिए, जनन हो गया, जाइगोट बन गया और वह गर्भ में पहुंच गया, तो फिर ये 9 महीने तक, ध्यान दीजिएगा, 9 माह तक ये अंडा से ओवम नहीं बनेगा। मतलब जब तक कि यूट्रस में बच्चा रहेगा ना तब तक ओवम नहीं बनेगा। क्या बनेगा? इससे हार्मोन्स निकलेंगे। ये हार्मोन्स जो है इस बच्चा के यूट्रस को सुरक्षा देगा, ठीक है ना, इसे प्रोटेक्शन करेगा। तो स्त्रियों में 3 ही प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। पहला होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे पीछे। एस्ट्रोजन जिसे पुरुषों में होता है टेस्टोस्टेरोन होता है ना, जिसके कारण ये पुरुषों का द्वितीयक पहचान है टेस्टोस्टेरोन, पहला वृषण हम बताए थे। वही तरह स्त्रियों का पहला पहचान ये हो गया ओवरी ओवम, ये दूसरा पहचान एस्ट्रोजन। इसके कारण बताए थे कि क्या होता है, जैसे लड़कियों के स्तन में उभार आता है, हाँ, नेपल्स का रंग काला होता है, ठीक है। इसके अलावा आवाज़ जो है पतला हो जाता है, हाँ, शरीर में अलग प्रकार के मुहसा वगैरह ये सब निकलता रहता है एस्ट्रोजन के कारण। ये एस्ट्रोजन काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है जनन प्रक्रिया में भाग लेने में, ठीक है ना, ओवम को बनाने में एस्ट्रोजन सहायक होता है, ठीक है ना। तो एस्ट्रोजन बनेगा शरीर में तभी वो लड़की कहलाएगी या औरत कहलाएगी। यह उसका मुख्य द्वितीय मुख्य पहचान होता है एस्ट्रोजन, ठीक है ना। दूसरा जो हार्मोन निकलता है तो दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन दूसरा हार्मोन होता है। ध्यान दीजिए, प्रोजेस्टेरोन मतलब प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन से मान लीजिए याद कैसे रखिएगा, तो प्रोटेक्शन प्रोजेस्टेरोन, प्रोटेक्शन प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है कि जब ये जाइगोट पहुंच जाएगा कहाँ पर इसमें, तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो निकल कर इसका प्रोटेक्शन करता है, यानी कहा जाता है गर्भाशय की दीवार को मोटा कर देता है। गर्भाशय की दीवार को क्या करता है, मोटा कर देता है, ताकि वो उसमें जो बच्चा रहे वो सेफली रहे। और इसके अलावा जो अब देखिए गर्भाशय जो है बीच में है, तो इसके किनारे से मूत्र की दीवार है, तो यहाँ से जो मूत्र निकलेगा उससे जो खतरनाक बैक्टीरिया या यूरिया रहेगा उससे ये प्रोजेस्टेरोन जो है बचाता है। समझ में आ गया ना। प्रोजेस्टेरोन के काम क्या है, तो ये गर्भाशय की दीवार को मोटा कर देता है और ये क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरोन की दीवार को मोटा कर दिया और ये बैक्टीरिया वगैरह से या बाहरी सुरक्षा से ये किसको, बच्चा को बचाता है, उस थैली के अंदर में सेफ रखता है, यानी कहा जाता है गर्भाशय की दीवार को मोटा कर देता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनने लगता है। प्रेगनेंसी वाले औरतों में प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये हार्मोन बनता है तो ये कैसे बनता है, इसकी कमी होने लगी, यानी कोई औरत प्रेग्नेंट है और उसमें प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन की कमी हो रही है, तो उसको आयरन की गोली दिया जाता है, ठीक है ना। डॉक्टर आयरन की गोली दे देता है, एक पता दे देगा खाते रहो भाई, तो आयरन की गोली दे देगा। आयरन की गोली से वो खाएगी तो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन जो है एक मेंटेनेंस समय रहता है, यानी बना रहता है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन नामक हार्मोन। अभी इसी नाम ही में सबका छुपा हुआ है, याद करने के मतलब अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ये एस्ट्रोजन जो कि मुख्य द्वितीय पहचान है औरतों का। दूसरा प्रोजेस्टेरोन जो कि क्या करता है, ये यूट्रस की दीवार को यानी यूटेरिया को मोटा करता है, दीवार को मोटा कर देता है जिससे बच्चा सेफली अंदर रहे। और तीसरा होता है रिलैक्सिन हार्मोन। ये सबसे मुख्य हार्मोन हो गया औरतों के। रिलैक्सिन मतलब क्या, रिलैक्स, आराम वाला हार्मोन जो आराम देता है, क्योंकि जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उस औरत के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या प्रेगनेंसी के समय
जब बच्चा मतलब क्या जब बच्चा का जन्म होता है तो उस समय जो औरतों का दर्द होता है वो कई गुना, इन पुरुषों के मृत्यु के समय जो दर्द होता है उस दर्द के 100 गुना ज़्यादा दर्द होता है औरतों के लाइफ में। यानी जब बच्चा का जन्म होगा तो उस समय औरतों का सबसे ज़्यादा, यानी कि उनके पूरे जीवन का, यानी जितना मरने में दर्द नहीं होगा, जितना जन्म के समय दर्द नहीं होगा, मतलब उसके जन्म के समय उससे 100 गुना ज़्यादा वो जब बच्चा का जन्म देती है तो उसे दर्द का सामना करना पड़ता है हर औरत को। ठीक है, तो उस दर्द को कैसे सहन करती है? तो उस दर्द को वो सहन कर लेती है रिलैक्सन नामक हार्मोन से। ठीक है, इतने ज़्यादा दर्द को सहन करके अब बच्चे को जन्म दे। लालना लाल भाई ले लालना का हो जाइए लालना, हाँ बड़ा हो के तो लालना कहिए कि माई बाबू को छुआ ना, बाबू माई को भूल जाएंगे ना, लालना पियर हो जाए। क्योंकि यहाँ पर समझना चाहिए इतने ज़्यादा दर्द देकर वह अपने बच्चे को जन्म देती है और वही बच्चा बड़े होने पर माँ बाप को छोड़ने लगता है, तो उस समय बहुत बुरा लगता है। ठीक है ना, यानी रिलैक्सन हार्मोन क्या हुआ कि यह सहायक हार्मोन होता है और इसका और भी काम है, अभी आपको हम समझा रहे हैं। ये रिलैक्सन हार्मोन बच्चे को जनन में सहायक होता है, बच्चे को जनन देता है, बच्चे को जनन में सहायक होता है, आराम देता है बच्चों को, यानी कि औरत को, माँ को आराम देता है, माँ को आराम प्रदान करता है। ये होता है चारों तरफ से दीवार में निकल जाता है और जब भी दर्द होगा तो उसे रिलैक्स करेगा, थोड़ा सा आराम देगा। ठीक है ना, ये शरीर में ध्यान दीजिएगा, ये शरीर में कैसे बनता है? तो रिलैक्सिन नामक हार्मोन, यानी हम लोग जितने काम करेंगे काम के दौरान ये शरीर में बनेगा। इसके अलावा एक और काम है कि जैसे कि बच्चा है गर्भ में कैसे रहता है, तो बच्चा गर्भ में ऐसे रहेगा, देखो ऐसे रहेगा, ऊपर इसकी मुंडी रहेगी, ऊपर मुंडी रहती है, इस तरह का रहता है। ठीक है ना, लेकिन जनन के समय आप लोग देखे होंगे कि जब बच्चा का जनन होता है तो सबसे पहले मुंडी जो है बाहर निकलता है, उसका मुंडी सबसे पहले बाहर निकलता है कि सांस ले। ये मुंडी कैसे बाहर निकलता है? बच्चा होता है इस तरह, यहाँ पर बता बनाते हैं, बच्चा कैसा है? तो बच्चा है इस तरह का बच्चा है। और ये जनन के समय इसकी मुंडी, पहले तो पैर आना चाहिए ना, लेकिन मुंडी कैसे आ जाता है? तो ये होता क्या है, ये रिलैक्सिन नामक हार्मोन जो है इस जनन के समय इसे घुमाता है, इसे घुमाकर मुंडी को पहले कर देता है और वह जनन में सहायक होता है। ये जैसे कि देखो कि जनन के समय डॉक्टर वगैरह या घर पर यदि नॉर्मल डिलीवरी होता है तो पहले दाई माँ होती थी, ये कुछ क्या होता, थोड़ा हल्का हल्का पेट को प्रेस करती थी, दबाती थी, मतलब कि रिलैक्सिन नामक हार्मोन इस पर जाता था, तो यहाँ से इसे रिलैक्स करके बाहर निकालने में मदद करता था बच्चों को। ठीक है ना, तो ये कैसे निकलता है? तो रिलैक्सिन नामक हार्मोन मदद करता है इसको घुमाने में। यदि यही रिलैक्सिन नामक हार्मोन ना बने ना तो उस समय इसे घुमाएगा नहीं, और घुमाएगा तो डिलीवरी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, यानी बच्चा प्रेगनेंसी में डिलीवरी नहीं हो पाएगा, और यदि उसका जल्द से ऑपरेशन नहीं किया गया उस माँ का तो उसको वो मर भी सकते हैं, इस अवस्था में मृत्यु भी हो जाती है, रिलैक्सिन नामक हार्मोन ना निकले तो। यदि यही ज़्यादा मात्रा में निकले तो समझिए कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। अब पहले ये ठीक था, ठीक है ना, अब आजकल ये कम हो रहा है, लगभग हम देख रहे हैं कि 100 में लगभग 80 केसेस ऐसे ही होते हैं जिसमें ऑपरेशन करके ही बच्चा निकालना पड़ता है, और 20% केसेस में खाली नॉर्मल डिलीवरी होता है, अन्यथा वो भी नहीं होता है। ठीक है ना, क्यों? तो उनमें रिलैक्सिन नामक हार्मोन नहीं बन रहा। अब इसका कारण क्या है भाई, क्यों नहीं बन रहा है रिलैक्सिन नामक हार्मोन? ठीक है, क्या कारण है कि रिलैक्सिन नामक हार्मोन नहीं बन पा रहा है? तो इसका कारण समझते हैं हम लोग कि क्यों। ठीक है, इसका 2 कारण है। पहला कारण क्या है, कुछ डॉक्टरों की मतलब अपनी कमाई, पहला कारण हो गया। क्या होता है कि अक्सर जो औरत प्रेग्नेंट होती है किसी न किसी डॉक्टर के कंसल्ट में रहती है, किसी न किसी डॉक्टर की यहाँ दिखाती है भाई, समय समय पर 2 महीना 3 महीना के अंदर में चेकअप होता रहता है। तो उस समय यदि वो समझे ना तो उस डॉक्टर से बहुत सारी दवाई देते हैं कि ये दवाई खाना, वो दवाई आयरन की गोली, ये गोली वो गोली, ठीक है ना। उसमें एक गोली ऐसा भी आता है, लोग मतलब आता है गोली, वो दे देते हैं भाई रिलैक्सिन नामक हार्मोन ना बने, कम बने, ठीक है, धीरे धीरे खत्म हो जाए, तो गोली जानबूझ कर दे देते हैं। ऐसा नहीं होता है, और ऐसे मतलब नहीं करना चाहिए। अब तो कम हो गया बहुत सारे, ठीक है ना, क्योंकि अब लोग समझदार हो रहे हैं, पढ़े लिखे बन रहे हैं, लेकिन पहले समझदार नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो थोड़ी समस्या होती थी, तो दे देते थे। और जब वो गोली औरत खाती थी तो उसके रिलैक्सिन नामक हार्मोन धीरे धीरे कम हो जाता था। अब ये कम हो गया तो डिलीवरी के समय दिक्कत होगा ना, तो वो डिलीवरी के समय जाती है तो कहता है कि भाई ऑपरेशन करना है, या नॉर्मल डिलीवरी लगभग 4000-5000 के अंतर में हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर वह ऑपरेशन करके कहाँ 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 तक लगा देता है, ठीक है ना। तो उसकी कमाई का एक जरिया मिल गया, ठीक है। तो ये एक मतलब घटना हो सकता है, समझ में हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसी घटना हुआ है, लेकिन अब लोग समझदार हो रहे हैं, तब उन्हें पता है कौन सी दवाई क्या है, कैसे, वो ये सारी चीज़ समझ में आ रहा है, ठीक है ना। मेरे क्लास के साथ बने रहिए, सारे समझ में आएगा। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, लड़कियाँ यदि देख रही हैं मेरी क्लास तो बिल्कुल, दूसरा चीज़ यह होता है कि लड़कियों की सबसे बड़ी गलती,
लड़कियां यानी कहा जाए तो जब उनके विवाह होता है तो औरत बनेगी। तो औरत की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ना समझ। आज पढ़ने के बाद आप लोग ऐसे गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना। ना समझ क्या होता है कि लड़कियां ना समझ बुड़बक क्या करती है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान वो आराम करेगी, बिल्कुल काम वाम नहीं करेगी। क्योंकि रिलैक्सिन नामक हार्मोन कब बनता है शरीर में, ये समझ लेते हैं। जब शरीर काम करेगा तो उस कोशिका का विभाजन होगा, आराम करेगा तो कोशिका का विभाजन नहीं होगा। काम करेगा तो कोशिका का विभाजन होगा, तो काम करेगा तो कोशिका का विभाजन होगा। और जब कोशिका का विभाजन होगा तो उसी दौरान रिलैक्सिन नामक हार्मोन रिलीज होगा। यानी काम करना चाहिए, काम करेगी तभी तो रिलैक्सिन नामक हार्मोन बनेगा। तो आजकल का समय क्या होता है भाई, प्रेगनेंसी हुआ तो थोड़ा सा मान सम्मान भी परिवार में बढ़ गया पहले की अपेक्षा। आराम से कोई कुछ नहीं बोलेगा, एकदम सुबह उठेगी 7-8 बजे सो करे, कदम 7-8 बजे कोई नहीं बोलने वाला है। सासू माँ लेकर जाएगी और चाय पी लो, एकदम कोई दिक्कत नहीं, एकदम बिल्कुल सब एकदम खुशी में है। चाय दे रहे हैं, प्रेगनेंसी के पहले नहीं ले जाएगी चाय, और वो भी इसकी जिम्मेवार वो भी है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। प्रेगनेंसी के समय पहले नहीं ले जाएगी, पहले मांगेगी चाय लाओ, और 7 बजे तक सोते रहेगी, सोई रहेगी ना। अब पूरे घर समझ जो कि एकदम पूरा बवाल हो गया। लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाएगा तो सासू माँ खुश रहेगी, मेरी नाती मेरे पोता आ रहा है, ठीक है ना। हंसना नहीं, मेरी नाती पोता आ रहा है तो खुश रहेगी। और जब वो खुश रहेगी तो उस समय क्या करेगी, 7-8 बजे सोते, वो भी सोचेगी चलो यही तो समय है 9 महीने का, इसी में जितना काम करवाना है करा लिया जाए। सो रहेगी आराम से, उधर से चाय आएगा, उठेगी भाई चलो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद ये वो इतने सारे नखड़े, ये वो फलान टिकन, इतने खाना वगैरह, ये पिस्ता बादाम दूध सारे चीज़ चलता रहेगा, ठीक है ना। काम भूल जाएगी, काम भूल कर भी एक काम नहीं करेगी, सबसे बड़ी गलती। जब वो काम नहीं करेगी तो उसके अंदर रिलैक्सिन नामक हार्मोन कहाँ से बनेगा। तो काम नहीं करेगी दिन भर बैठकर। आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया ना। आज के ज़माने में एक फ़ोन ले लो, उसमें रील्स खोल लो, इंस्टाग्राम रील्स चलाते रहो, देखते रहो, बनाते रहो, बैठे रहो, काम ठीक है, सब सारा काम हो रहा है। क्योंकि भाई इसमें हो गया, प्रेगनेंसी के समय तो कोई नहीं बोलेगा, स्थिर हो गया। भले वो अपने गाँव जाएगी तो बहुत सारे काम कर लेगी, लेकिन यहाँ पर अपने ससुराल में उसे मतलब नौटंकी लगा रहेगा कि नहीं हम काम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। सबसे बड़ी गलती है। पहले क्यों नहीं ऑपरेशन की जरूरत होती थी, पहले लोग कहाँ ऑपरेशन कराते थे उतना, क्यों नहीं कराते थे? क्योंकि उस समय, पहले के समय में लोग कैसे भी प्रेगनेंसी भी रहती, इतने सारे कपड़ा खींचना है, इतने सारे बर्तन धोना है, बहुत सारे काम रहता था, तो उन्हें मजबूरी में करना पड़ता था उस समय के औरतों को, तो काम करती रहती थी, इसलिए उनके अंदर में रिलैक्सिन नामक हार्मोन बनता रहता था और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती, पता भी नहीं चलता था। काम करते करते कुछ समय के बाद में डिलीवरी हो गया, सब काम क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं। आज के औरतों में ये सब नहीं करती है, आराम करती है, आराम का फल निकलेगा ना। रिलैक्सिन नामक हार्मोन नहीं बनता है और डिलीवरी के समय में जब डिलीवरी के समय दर्द होने लगेगा, लेकर जाओ हॉस्पिटल, सबको घर को परेशान, सब लोग परेशान, ठीक है ना। पहले तो औरतों का डिलीवरी होता था तो किसी को पता नहीं चला, घर में अकेले तभी डिलीवरी हो जाता था अपने आप। क्यों? रिलैक्सिन नामक हार्मोन बनता था, आसानी से डिलीवरी हो जाता था। लेकिन इस समय आजकल के जो मतलब ये फैशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, फैशन सबको खत्म करके रखा है, ठीक है ना। फैशन के कारण उनका डिलीवरी का समय हुआ, अभी तो सभी सारे घर के लोग परेशान, क्या होगा कैसे नहीं होगा। ये सारे लोग इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई लेकर हॉस्पिटल जा रहा है, ठीक है। और इस अवस्था में क्या हुआ, वहाँ पर गया तो वहाँ पर गया रिलैक्सिन नामक हार्मोन ही नहीं है, लो अब क्या होगा। तो उस अवस्था में कहता है कि क्या किया जाए, तो क्या किया जाए, और डॉक्टर कहेगा अब क्या किया जाए, ऑपरेशन किया जाए। तो ऑपरेशन की क्रिया आरंभ होती है, ऑपरेशन शुरू होता है, चलो भाई ऑपरेशन करके बच्चा को निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस उत्पन्न होते हैं। हम लोगों ने समझ लिया कि रिलैक्सिन नामक हार्मोन कैसे प्रेगनेंसी होती है, सारे चीज़ हम लोग यहाँ पर समझ लिए, ठीक है ना। और कुछ टॉपिक है जो उसे देख लेते हैं। एक छोटा सा चीज़ और, शुक्राणु आपको बताया कि शुक्राणु अंदर जाता है, ये जाकर निषेचन करता है। शुक्राणु की गति कितनी होती है, तो शुक्राणु की गति होता है 100 माइक्रेन प्रति मिनट। याद रखिएगा, 1 मिनट में 100 माइक्रेन की दूरी तय करता है शुक्राणु। चलिए इसे याद रखिएगा। लगभग हमारा ये जो है मादा जनन अंग ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इससे संबंधित आपको कुछ डाउट्स या क्वेश्चन बन रहे होंगे तो आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा, उसे हम बता देंगे, ठीक है। मैंने पूरा प्रयास किया कि जितना अच्छे से हो सके आपको समझाए, ठीक है। बाकी कोई भी स्टूडेंट गलत मैसेज नहीं करेगा, कोई व्यक्ति गलत कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि मेरा समझाना आपको काम था, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए रहने देते हैं।